मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सह आचार्य हिंदी, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, राजस्थान। कक्षा स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी। पंचम प्रश्न पत्र जयशंकर प्रसाद। पुस्तक कामायनी। आज का प्रकरण 10वां सर्ग स्वप्न। मनु श्रद्धा को अकेला छोड़कर एड़ा के निर्देशन में सारस्वत नगर के निर्माण में रत है। इधर श्रद्धा एक पुत्र को जन्म देकर भी मनु के वियोग में तड़पती रहती है। मनु की विरह वेदना में उसे प्रकृति में कोई आनंद दिखाई नहीं देता। श्रद्धा की विरह अवस्था का चित्र जयशंकर प्रसाद ने निम्नलिखित पंक्तियों में प्रस्तुत किया है। कामायनी कुसुम बसदा पर पड़ी, न वह मकरंद रहा, एक चित्रवश रेखाओं का अब उसमें है रंग कहाँ। वह प्रभात का ही निकला, सस किरण कहाँ चांदनी रही, वह संध्या थी रवि सा सितारा, ये सब कोई नहीं वहाँ। एक मौन विजन की झिल्ली की झनकार रही, जगती की अस्पष्ट उपेक्षा एक कसक साकार रही। हरित कुंज की छाया भर श्री वसुधा आलिंगन करती, वह छोटी सी बिरह नदी थी जिसका है अब पार नहीं। नील गगन में उड़ती उड़ती विहगलतिका सी करने, स्वप्न लोक को चली थकी सी नींद सेज पर जागरने। किंतु गृहिणी के जीवन में एक घड़ी विश्राम नहीं, बिजली सी स्मृति चमक उठी तब लगे अभी तम घिरने। मनु के चले जाने पर उपेक्षिता श्रद्धा की स्थिति का चित्र कवि ने उदास संध्या के रूप में प्रस्तुत किया है। सूर्यास्त हो गया था, चारों ओर कालिमा फैल गई थी। आज श्रद्धा मकरंद रहित फूल, रंगहीन केवल रेखाओं का चित्र, ज्योतिहीन प्रभातकालीन चंद्रमा तथा प्रकाश रहित उदास संध्या की तरह निस्तेज पड़ी हुई थी। उसकी स्थिति उस नीरस बादल की थी जिसमें जल की सजलता और बिजली की चपलता का अभाव रहता है। वह यह भी नहीं जानती कि उसकी उपेक्षा क्यों की गई। वह पीड़ा की साकार मूर्ति थी और ऐसे बैठे बैठे वो गंगा तट पर बैठी हुई गंगा से बातें करने लगती है। गंगे, क्या तुम ये बता सकती हो कि जीवन में सुख अधिक है या दुख? तुम क्या यह गिन सकती हो कि आकाश में तारों की संख्या अधिक है या सागर में बुदबुदों की? क्या तुम ये बता सकती हो कि तारे और बुदबुदे अपने अलग अलग अस्तित्व रखते हैं या दोनों किसी तीसरी वस्तु के केवल प्रतिबिंब मात्र हैं? मेरा जीवन बहुत दुखी और अंधकारपूर्ण है, पर मैं चाहती हूँ कि इस अमावस्या की रात में मेरे हृदय से आ न निकले, मेरी पीड़ा व्यक्त न हो। जैसे दीपक अपने स्नेह के सारे अकेला जलता रहता है, उसी तरह मैं भी अपने स्नेह से जलती रहना चाहती हूँ। मुझे भय है कि संध्या की रश्मियों की भांति मेरा स्नेह का प्रकाश भी कहीं बुझ न जाए। मैं पतझड़ की सूनी शाखा की तरह वसंत मनु की प्रतीक्षा में निरत रहना चाहती हूँ। मुझे अकारण छोड़कर चले जाने में, मोह का बंधन तोड़ने में प्रिय मनु की विजय हुई, पर यह मेरी पराजय नहीं है। मैं आज भी अपने प्रेम में अटल हूँ। प्रेम के बदले में प्रिय से कुछ पाने की आशा करना भयावह होता है। प्रेम में अपनी ओर से जो दिया जा सके उसे दे दे, कुछ लेने की आशा न करे, क्योंकि बदले की प्रत्याशा कभी पूरी नहीं होती। प्रकृति में भी यही प्रमाण मिलता है। संध्या अपना सूरज देखकर बदले में बिखरे टिमटिमाते तारे ही तो पाती है। श्रद्धा प्रेम के ऐसे विश्लेषण में व्यस्त थी कि उसे दूर से आता हुआ माँ का शब्द सुनाई पड़ा। उसे गोद में उठाने के लिए वह चाव से दौड़ पड़ी। बच्चे के खुले लटूरे बाल धूल से भरे हुए थे। वह माँ से लिपट गया। उसके लिपटने से श्रद्धा के मन में मनु की स्मृति सहसा अधिक तीव्र हो गई। उसकी उपेक्षा शांत विरह की धुनी धधक उठी। भाव इसमें जैसे वह गंगा से बात करने लगी थी, उसी तरह अपने शिशु पुत्र से बातें करती है। और वह उसे पूछती है, कहाँ रहा नटखट तू फिरता, अब तक मेरा भाग्य बना। अरे पिता के प्रद्वन तूने भी सुख दुख तो दिया घना। चंचल तू वनचर मृग बनकर भरता है चौकड़ी कहीं। मैं डरती हूँ तू रूठ न जाए, करती कैसे तुझे मना। उसका जवाब देते हुए
पुत्र कहता है, मैं रूठूँ माँ और मना तू कितनी अच्छी बात कही, ले मैं सोता हूँ अब जाकर बोलूँगा मैं आज नहीं, पके फलों से पेट भराए नींद नहीं खुलने वाली, श्रद्धा चुम्बन ले प्रसन्न कुछ कुछ विषाद से भरी रही। इस तरह से श्रद्धा अपने बच्चे के स्नेहपूर्ण उत्तर पाकर प्रसन्न हो जाती है और भीतर ही भीतर दुखी भी बनी रहती है। संध्या हो जाती है, उसे नींद आने लगती है और वह एक स्वप्न देखने लगती है। प्रेम का बंधन किरण की तरह कोमल होता है, किंतु सुनहल खुलने पर वह और भी कस जाता है। वियोग अवस्था में और प्रबल हो जाता है, आंखों से ओझल होकर प्रेमास्पद हृदय के निकट आ जाता है। रात की चांदनी के विस्तार के साथ साथ जैसे चंद्र अपना प्रतिबिंब मानस पर अंकित करता है, उसी प्रकार नींद में चेतना के विस्तार में प्रेमास्वाद सोने वाले के मानस पर अपना चित्र बना देता है और उसे स्वप्न में वही बातें दिखाई देती हैं। उस रात को श्रद्धा भी एक स्वप्न देखती है। भारतीय मनोविज्ञान में स्वप्नों का बड़ा महत्व दिया गया है। स्वप्नों को किसी भी चीज़ का सूचक माना जाता है। केवल एक बात का स्मरण रखना होगा कि यह सूचना केवल उसी व्यक्ति को मिल सकती है जिसका संबंध घटना से घटित होने वाले व्यक्ति के अत्यंत तीव्र और हार्दिक हो। यह सूचना घटना के दर्शन या श्रवण से प्राप्त होती है। कामायनी में मनु के अनागत की सूचना काम की श्रवण द्वारा प्राप्त की थी। श्रद्धा स्वप्न में मनु के साथ घटित घटना का वर्णन करती है। वो देखती है इड़ा अग्नि ज्वाला सी आगे जलती है उल्लास भरी, मनु का पथ आलोकित करती विपद नदी में बनी तरी, उन्नति का आरोहण महिमा शैल श्रृंग सी श्रांत नहीं, तीव्र प्रेरणा की धारा सी बही वही उत्साह भरी। इड़ा एक दूसरी स्त्री जो मनु के जीवन में मिली, आगे आगे अग्नि ज्वाला की तरह, इसने सिक्त दीपक की तरह नहीं, सूखे ईंधन से जलती हुई बुद्धि की रुखाई से आलोकित जल जल कर मनु का पथ प्रकाशित करती चलती है। मनु की विपद नदी में वह नाव का काम कर रही है। मनु की भौतिक उन्नति के लिए वह सीढ़ी का काम देती है। वह प्रेरणा की प्रखर धारा की तरह पास कर वह मनु को उत्साहित करती रहती है। मनु की सफलता के लिए वह 100 नक्षत्र के प्रकाश की तरह थी। आश्रय की भूखी जनता ने मनु को अपने परिश्रम के उपहार भेंट कर दिए। मनु ने एक सुंदर नगर बसाया, उसे सभी का सहयोग मिल रहा था। सुदृढ़ उठी चतुर्दक दीवारों के बीच एक मंदिर बनाया जहां वर्षा गर्मी और शीत निवारण के सभी साधन सुलभ हैं। बाहर खेतों में किसान प्रसन्नतापूर्वक हल चला रहे हैं। कहीं सोना चांदी के गहने बनाए जाते हैं तो कहीं अस्त्रों का निर्माण हो रहा है। कहीं हथौड़े की कर्कश ध्वनि सुनाई पड़ती है तो कहीं रमणी के कंठ के मधुर तान। जनता वर्ग विभाजित होकर परिश्रम करती है। सबके सम्मिलित परिश्रम से नगर की शोभा चमचमा उठी है। जनता के अथक परिश्रम से देश काल दोनों को सीमित कर दिया है। शीघ्रगामी यातायात का प्रबंध कर लिया गया है। अपने उपभोग के सभी साधन जनता ने जुटा लिए हैं। परिश्रम और शक्ति के प्रयोग से उसका ज्ञान और व्यवसाय उन्नतशील हो गया है। प्रलय से बचा मनु स्वरूप बीज फूलने फैलने फलने लगा। आज का प्रत्येक मनुष्य अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचान कर ऐसी कल्पनाएं करता है जो प्राय सफल होती हैं। वह अपने ही पल पर खड़ा है, उसे किसी का डर नहीं। श्रद्धा ने देखा कि सामने मनु, यज्ञ प्रेमी मनु हाथ में एक प्याला लिए बैठा है। उसका मुख लाल हो रहा है। निश्चय ही वह लालिमा मद की है। मस्ती की साकार प्रतिमा की तरह मनु के सम्मुख एक नवयौवना बैठी है। वह इतनी सुंदर है कि उसे देखने के लिए कोई भी प्राणी मर मर कर बार बार जीना चाहेगा। वह इड़ा थी। श्रद्धा ने सुना कि मनु इड़ा से पूछ रहा है, क्या अभी और कुछ करना शेष है? इड़ा ने उत्तर दिया, इतने से कहीं कर्म की सफलता सिद्ध होती है? क्या हमारे सुख की संपूर्ण सुविधाएं हमें प्राप्त हो गईं? मनु ने कहा, नहीं, मैं अब भी अपने को खाली अनुभव करता हूँ, अतृप्त हूँ। मैंने सारस्वत नगर को बसा दिया, परंतु मेरे मन का नगर अभी नहीं बसा है। तुम्हारा मुख सुंदर है, तुम्हारी आंखों में आशा लहराती है, पर इन्हें अपना कहने का अधिकार किसी को नहीं। तुम्हारी आंखों में प्रतिपदा के चंद्रमा का टेढ़ापन है जो तुम्हारे क्रोध और तुम्हारे मान मोचन के आग्रह के साथ ही व्यक्त करता है। दर्शक को दुविधा में डालता है। ये मेरी चेतना शक्ति, तुम बताओ तुम किसकी हो, तुम पर किसका अधिकार है? मनु ने पूछा, और अभी कुछ करने को है शेष यहाँ?
बोली इड़ा सफल इतने में, अभी कर्म सब शेष कहाँ, क्या सब साधन सोस हो चुके, नहीं अभी मैं रिक्त रहा, देश बसाया पर उजड़ा है, सूना मानस देश यहाँ। सुंदर मुख आँखों की आशा, किंतु हुए ये किसके हैं, एक बांक मन प्रतिपद सच का, भरे भाव कुछ रिसके हैं, कुछ अनुरोध मान मोचन का, करता आँखों में संकेत, बोल अरी मेरी चेतन ते, तू किसकी है किसके। मनु का मंतव्य, इड़ा बोली सब प्रजा तुम्हारी है, मैं भी अपने को तुम्हारी प्रजा और तुम्हें प्रजापति मानती हूँ। अपने हमारे संबंध के विषय में संदेह भरा यह नया प्रश्न तुम क्यों पूछ रहे। मनु अपना मंतव्य स्पष्ट करता हुआ कहता है, प्रजा नहीं तुम मेरी रानी, मुझे न भ्रम में डालो, मधुर मराली कहो प्रणय के मोती, अब चुनती हूँ मैं। तुम प्रजा नहीं मेरी रानी हो, मुझे भ्रम में मत डालो, कहो कि तुम मुझे प्यार करने को तत्पर हो। भोग की सामग्री और वह चांदनी रात, मन की मस्ती और संगीत की लहर, कामो वो का वातावरण, ऐसे समय में तुम मेरी प्रजा नहीं रानी बनो। इतना कहते कहते नर पशु में मनु आवेश में आ गया। मनु के मन में कामोत्तेजना का अंधकार छा गया, वह कामांध हो गया। उसने इड़ा को बलपूर्वक आलिंगन पास में जकड़ लिया और वह भयभीत होकर चिल्ला उठी और कांपने लगी। मनु अत्याचार के लिए उद्यत हो गया और दुर्बल नारी इड़ा उस यातना से मुक्त होने के उपाय सोचने लगी। आकाश में भयानक हलचल के साथ एक भीषण गर्जन सुनाई पड़ा। प्रजापुत्री के समान वस्तुतः मनु का एक कुकर्म पाप की परिभाषा बन गया और वह पापी सिद्ध हुआ। आकाश की देव शक्तियां क्रोधित हो गई। कांप रहे थे प्रलयमयी क्रीड़ा से सब आशंकित जंतु, अपनी अपनी पड़ी सभी को छिन्न स्नेह का कोमल तंतु। आज कहाँ वह शासन था जो रक्षा खाता भार लिए, इड़ा क्रोध लज्जा से भरकर बाहर निकल चली थी। किंतु कोलाहल में घिर छिप बैठे मन कुछ सोच विचार मरे, द्वार बंद लख प्रजा त्रस्तती, कैसे मन फिर धैर्य धरे। शक्ति तरंगों में आंदोलन, रुद्र क्रोध भीषणतम था, महानील मोहित ज्वाला का नृत्य सभी के उर में था। इसी हड़बड़ी में इड़ा बाहर निकल गई। क्षुब्ध और क्रुद्ध जनता राजद्वार घेरे खड़ी थी। आतंक की श्रृंखला में जकड़ा शासन पीड़ा देने वाला होता है। प्रजा उसी से दबी रहती है। दबी वस्तु या तो टूट जाती है या दबाने वाले को अपने ऊपर फेंक जाती है। अब तक की दबी प्रजा आज मनु के दबाव को फेंक देने के लिए कटिबद्ध है। मनु के राज्य की सारी वैज्ञानिक शक्ति और वर्ग विभाजन की विषमता उसी के विरुद्ध विद्रोह करने को तत्पर उठी। इड़ा को प्रजा के साथ देखकर मनु का अनुमान लगाया ये सब इड़ा का ही कुचक्र है। वह चिल्ला उठा, द्वार बंद करो, ये लोग भीतर न घुसने पावे, मैं सोना चाहता हूँ, मुझे जगाना मत। यह कहता हुआ मनु ऊपर से क्रोध प्रदर्शित करता हुआ किंतु भीतर से डरा हुआ अपने शयन कक्ष में गुजरा। स्वप्न में यह सब देखकर श्रद्धा भय से काँप उठी। श्रद्धा काँप उठी सपने में, सहसा उसकी आंख खुली। यह क्या देखा मैंने, कैसे वह इतना हो गया छली। स्वजन स्नेह में भय की कितनी आशंकाएं उठाती, अब क्या हुआ इसी सोच में व्याकुल रजनी बीत चली। इस सर्ग में वैज्ञानिक उन्नति, अत्याचार, वर्ग विभाजन, जन्य विषमता और विद्रोही प्रजा द्वारा राज्य क्रांतियों का विश्लेषण विवेचन कवि ने बड़ी ही कुशलता के साथ चित्रित किया है। प्रसाद ने मानव समाज के इतिहास और आधुनिक पूंजीवादी वैज्ञानिक सभ्यता के गहन प्रश्नों पर पूर्ण रूप से विचार किया है। इसी कारण यह ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं के माध्यम से अपनी युगीन चेतना को अभिव्यक्त करने में सफल सिद्ध हुए। इस आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था और बौद्धिक वैज्ञानिक प्रकृति का सहज ही प्रतिनिधित्व करती है, तो मनु इस पूंजीवादी व्यवस्था के फलस्वरूप प्रतिफलित व्यक्तिवाद की भूमिका पर खड़ा होता है। समाप्त।